हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी यूपीएसआई के लिए इंडियन पॉलिटी की सेकंड क्लास है। इसके पहले एक क्लास आ चुकी है आप लोगों की। पहली क्लास में हमने देखा था, संविधान के बारे में जाना था कि संविधान क्या होता है, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, जो भारतीय संविधान बना उसमें कहाँ से क्या प्रावधान लिए गए, पहले से एग्जिस्टिंग संविधान के बारे में क्या काम हो रहा था, मतलब अंग्रेज आए थे, कौन कौन से कानून लेके आए थे। ये सारी चीज़ें हमने पहली क्लास में जान ली थी। आज की क्लास में हम देखेंगे संविधान सभा के बारे में जानेंगे। संविधान सभा का बैकग्राउंड भी लास्ट क्लास में आप लोगों ने देख लिया था। क्या देखा था कि 1934 में एम एन रॉय थे, समाजवादी या साम्यवादी नेता थे। इन्होंने मांग की थी सर्वप्रथम संविधान सभा की। हालांकि इस बार का जो पेट का क्वेश्चन आया था संविधान सभा से, अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आया था कि 1928 में संविधान का निर्माण किसने किया था। हालांकि वो संविधान नहीं था, लेकिन कुछ प्रावधान उसमें ऐसे थे जो संविधान में डाले गए, जैसे मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग की गई थी। 1928 में एक कमेटी बनी थी, नेहरू कमेटी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी। इसने प्रमुख मांगे अपनी रखी थी ब्रिटिश सरकार से। हालांकि इन्होंने एक मांग रख दी थी डोमिनियन स्टेटस की, कि डोमिनियन स्टेटस दो। तो इसको डोमिनियन स्टेटस की जो मांग इन्होंने रखी थी, इसकी आलोचना खुद इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्योंकि इन्होंने कहा था ये बहुत डिले हो गया, डोमिनियन स्टेटस अब नहीं चाहिए हमें, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि इंडियन पॉलिटी में, सोचो, एकदम सिंपल पेपर आया था इस बार पेट का, उसमें भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो समझ से पूछ रहे हैं। हर चीज डायरेक्ट नहीं आती है कि जो आपने पढ़ लिया और ज्यों का त्यों आ जाए। कुछ चीजें आपकी समझ से आती है, घुमा के पूछ देते हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी उसे पता होगा, नेहरू समिति बनी थी, नेहरू रिपोर्ट दी गई थी, क्या है, यही क्वेश्चन आया था। हालांकि इस पर अगर क्लेम करेंगे तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि संविधान की मांग नहीं की गई थी, ये संविधान की बात नहीं हुई थी। ठीक, तो 1934 में इन्होंने मांग कर दी। 1935 में क्या हुआ कि कांग्रेस ने ऑफिशियली मांग कर दी। फिर 1946 में क्या हुआ, 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया ब्रिटिश लोगों द्वारा, और उस कैबिनेट मिशन की जो योजना थी, उसी योजना के अनुसार संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो ये संविधान सभा हम जानेंगे क्या थी। इसी संविधान सभा ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। किसने किया था? संविधान सभा ने। उस अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष थे वो तो थे जवाहरलाल नेहरू, और जो मेन अध्यक्ष था वो था वायसराय, क्योंकि अभी स्वतंत्रता नहीं मिली थी हमें। इस अंतरिम, कोई भी चीज अंतरिम अगर लग गई तो उसका गठन का मतलब होता है कि पावर ट्रांसफर, यानी कि जो ट्रांजिशन वाला पीरियड होता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है जब व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा हो उस बीच का समय। तो ये जो पावर ट्रांसफर स्मूथली हो, इसके लिए ही संविधान सभा ने किसका गठन किया था? अंतरिम सरकार का। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय किसके पास था, कब गठन हुआ था। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो जो भी पर्सन नए हैं, जिन्हें अच्छी समझ नहीं है, या जो बहुत समझदार हैं, वो भी देखें। शायद ये जो 17 क्लासेज हैं, इनको देखने के बाद यूपीपीसीएस तो बहुत छोटा लगेगा, ये आज मैं गारंटी देता हूं। यूपीपीसीएस तक के कोई एग्जाम दोगे बहुत छोटे लगेंगे, आसानी से करके आओगे पूरे में पूरे क्वेश्चन। यूपीएससी के भी मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, इतनी समझ बना देंगे। लेकिन हर चीज सुननी होगी, समझनी होगी, और अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही तो दो दो बार सुनो इन क्लासेज को। ठीक है, इसीलिए एडवर्टाइज इसके ऑफ कर रखे हैं, हर एक वीडियो पर एड ऑफ कर रखे हैं। इससे यूट्यूब से हम बिल्कुल एक पैसा भी नहीं कमाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं स्टूडेंट एड फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर देखें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कितनी क्लासेज आपकी पॉलिटी की क्लास में हो चुकी हैं। तो बीएनएस आपकी समाप्त हो गई है पेड बैच में, ऐप पर, और यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई जहां 7 क्लासेज बीएनएस पर आई थी, और टोटल 9 क्लासेज हैं। पॉलिटी की आपकी केवल 5 क्लासेज होंगी जो आपकी फ्री दी जाएंगी यूट्यूब पर, टोटल 17 क्लासेज होंगी। पॉलिटी की क्लासेज यूट्यूब पर अल्टरनेट डे पर आएंगी, और जो आपका एप्लीकेशन है वहाँ डेली आएगी एक क्लास। यहाँ पर केवल 5 क्लासेज रहेंगी, यहाँ पर टोटल जितनी क्लासेज होंगी 17 पूरी की पूरी रहेंगी। प्लस आपको कल एक वीडियो डाला गया था, जो भी स्ट्रेटजी वाला वीडियो डालते हैं वो जरूर देख लिया करो। आपके क्लास वाइज टेस्ट बीएनएस पर, क्लास वाइज टेस्ट कहाँ पर? बीएनएस पर शुरू होने जा रहे हैं 12 तारीख से, 12 सितंबर।
और हर अल्टरनेट डे पर एक क्लास पर पूरा टेस्ट होगा, जो पूरी क्लास का आपका टेस्ट ले लेगा, हर एक क्वेश्चन आ जाएगा वहां से। ऐसे टोटल 9 टेस्ट होंगे, हर एक अल्टरनेट डे पर एक टेस्ट, जिससे बीएनएस आपका पूरा रिवाइज हो जाए। आगे चल के ऐसे ही पॉलिटी पर होगा, जब पॉलिटी खत्म हो जाएगी फिर ऐसा ही आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस पर भी होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर देते हैं। अंतरिम सरकार का गठन हो गया 2 सितंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू पहले से ही चेहरा एक तय था कि ये व्यक्ति पीएम बनेंगे। जब इनको पीएम बनना है तो अब ये जो भी पद संभालेंगे वो संभालेंगे। देखो, पीएम के हाथ में जो सबसे मेन चीज होती है वो क्या होती है? एक तो होता है विदेश, जो विदेशी मामले होते हैं। अब तो विदेश मंत्रालय अलग से बना दिया गया, अलग मंत्री होता है, लेकिन विदेशी मामले सबसे ज्यादा हैंडल कौन करता है? पीएम। और देश अभी अभी स्वतंत्र हुआ था, तो इनके अंतर्गत कौन सा मंत्रालय रहेगा? राष्ट्रमंडल। ये भी विदेशी मामलों से संबंधित है, तो राष्ट्रमंडल संबंध और विदेश मंत्रालय। राष्ट्रमंडल क्या था कि जो भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, जैसे स्वतंत्र होते जा रहे थे, वो राष्ट्रमंडल में शामिल होते जा रहे थे। हालांकि कुछ ऐसे देश भी थे जो राष्ट्रमंडल में शामिल नहीं है, जैसे यूएसए, और यूएसए ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। 3-4 देश ऐसे भी हैं जो ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं रहे लेकिन राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। तो इस राष्ट्रमंडल का जो विभाग था जवाहरलाल नेहरू के पास था, और विदेश मंत्रालय था। सरदार पटेल को गृह मंत्री बने थे, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ये अंतरिम सरकार में भी इनके पास यही मंत्रालय है, और जब सरकार का गठन होगा चुनाव के बाद तब भी यही मंत्रालय इनके पास रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, राष्ट्रपति बने बाद में आके। जॉन मथाई, इनके पास उद्योग मंत्रालय था और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय था। बाबू जगजीवन राम, इनका नाम नहीं सुना हो तो ये पहले दलित मंत्री इनको ये थे, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर बाद में शामिल हुए थे स्वतंत्रता के बाद, और सबसे बड़े दलित नेता उस टाइम के यही थे। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, मीरा कुमार, ये पहली महिला लोकसभा स्पीकर रही हैं हमारी, इन्हीं की पुत्री थी ये। तो इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था। आगे चल के एक ऐसा टाइम आया था जब बाबू जगजीवन राम पीएम बन सकते थे। पूरी संभावना थी पीएम बनने की, बनने ही जा रहे थे, लेकिन इनके पुत्र का एक कोई वीडियो वायरल हो गया था, तो फिर इन पीएम की रेस से हट गए थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। लियाकत अली, ये मुस्लिम लीग के व्यक्ति थे। लियाकत अली मुस्लिम लीग के बड़े टॉप 3 नेताओं में एक लियाकत अली थे, और इन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला था, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने अपना केवल एक ही बड़ा नेता भेजा था, ये जोगेंद्र नाथ मंडल, ये भी मुस्लिम लीग के थे, ध्यान रखना, और ये विधि मंत्री थे। आगे चल के यही विधि मंत्रालय किसे मिलेगा? डॉक्टर BR अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को, ठीक। एक शिक्षा मंत्री भी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे चल के वो हमारे गवर्नर जनरल भी बनेंगे इंडिया के प्रथम, ठीक है। तो ये पूरा था आपका मंत्रिमंडल। अब आ जाते हैं संविधान सभा पर। ये अंतरिम कैबिनेट थी, संविधान सभा ने ही इसका गठन किया था। अब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ वो देख लीजिए। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसने एक योजना दी थी, उसी योजना के अनुसार भारतीयों के द्वारा ही पूरी संविधान सभा का चुनाव किया गया था। हालांकि ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, ये अप्रत्यक्ष रूप से जो राज्य के विधानमंडल थे, या राज्य की विधानसभाएं बोल सकते हो, या प्रांतीय असेंबली, उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुन चुन के भेजे थे। तो एक तो कुछ तो थे निर्वाचित जो प्रांतीय असेंबली वाले थे, फिर 93 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने अपने सदस्य मनोनीत केवल नामांकित करके भेजे थे, क्योंकि रियासतों में लोकतंत्र तो था नहीं, असेंबली नहीं थी, तो राजा ने जिसको भेज दिया वही नामांकित करके। तो आंशिक रूप से ये निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत संविधान सभा थी ये, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ये कब थी? 1946 की बात हो रही, जब विभाजन नहीं हुआ था। अभी पेट में एक और क्वेश्चन आया था कि एक नारा दिया गया था, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस चलाया था, किसने चलाया था? ये जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने। 16 अगस्त को शुरू हुआ था, 16 अगस्त 1946 को।
लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया था और पूरे देश में दंगे भड़क गए थे, मतलब सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। और फिर इसी से विवश होकर पाकिस्तान के निर्माण को मंजूरी दी गई थी कि इससे अच्छा है, अगर आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे को मार काट कर रहे हो, इससे अच्छा एक अलग देश बना दिया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आया था। तो अभी विभाजन नहीं हुआ है, तो सदस्य संख्या कितनी है? 389। जब ये विभाजन हो जाएगा तो सदस्य संख्या बचेगी 299। लेकिन 389 के हिसाब से पढ़ो, यहां से क्वेश्चन आता है, जिसमें जो ब्रिटिश भारत के राज्य थे जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, 296 प्रतिनिधि यहां से थे, ये निर्वाचित थे अप्रत्यक्ष रूप से। 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे जो कि मनोनीत थे या नामांकित जिसे बोल सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई थी जो ब्रिटिश भारत के राज्य हैं कि प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट हो। अगर आज भी देखोगे तो जो एमपी बनते हैं सांसद, वो प्रत्येक 10 लाख पर एक सांसद, ऐसी व्यवस्था आज भी है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चुनाव प्रांतीय असेंबली के प्रतिनिधियों द्वारा, जो प्रांतीय असेंबली है इनके प्रतिनिधियों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो कौन सी, आज ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, इसी पद्धति के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। क्या नाम होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और इसका ही एक उपरूप होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देता हूं क्या होता है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो भी वोटर होता है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर कौन होता है? जितने भी निर्वाचित सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, प्लस जितने भी निर्वाचित विधायक हैं तो वो एमएलए हो गए, जहां जहां विधानसभा है। ठीक है, वहां पर ये सब वोट देते हैं। ये वोट कैसे देते हैं? अपनी चार वो करते हैं प्राथमिकताएं, पहली प्रायोरिटी पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है, फोर्थ पर कौन है। तो जो जिसको सबसे कम वोट मिले वो बाहर हो जाता है, उसकी प्रायोरिटी ट्रांसफर हो जाती है। फिर ये, तो इसमें क्या होता है, जो छोटी पार्टियां हैं उनके भी वोट बहुत अच्छे से काउंट होते हैं, उनको भी चुनने में उनकी जो भागीदारी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे चुनाव हुए थे। इसलिए इसको कहा जा सकता है कि जो संविधान सभा है वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से निर्वाचित निकाय थी। जो इनका निर्वाचन किसने किया था? प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य, या प्रांतीय विधानसभा बोल सकते हो, प्रांतीय परिषदें बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, बस समझ बन जानी चाहिए कि एक ही चीज है। तो जो प्रांतीय व्यवस्थापिका है वो कैसे चुनी गई थी? तो अगर आप लोगों को पता हो कि 1935 का चुनाव जो हुआ था उसमें 10% जो देश के लोग थे उनको मताधिकार दिया गया था। तो सीमित मताधिकार द्वारा प्रांतीय व्यवस्थापिका का चुनाव हुआ था और इन्हीं सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था किसको? संविधान सभा के सदस्यों को। डॉक्टर अंबेडकर कहां से चुने गए थे? मुंबई से। हालांकि एमआर जयकर थे, इनकी सीट खाली कराई गई थी और फिर वहां से अंबेडकर को चुनाव लड़ाया गया था, तब वो संविधान सभा में चुनकर आए थे। ठीक है, अब संविधान सभा के बारे में और जानते हैं आगे कि संविधान सभा हेतु चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त में। 1946 में चुनाव हुआ, जुलाई अगस्त में। ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में किस पार्टी ने कौन सी सीट जीती? यहां से हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है, तो एक सिंगल पॉइंट भी आप मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत से 296 सीट में से कांग्रेस ने 208 जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 जीती थी, अन्य दलों को केवल 15 सीटें। इसीलिए अगर आप लोग देखोगे, ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या बोला था? कांग्रेस ही संविधान सभा थी, संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, क्योंकि बहुमत तो इनको यहाँ पर मिल ही गया है। और इसीलिए मुस्लिम लीग घबरा गई थी कि बहुमत इनका है, तो अगर जो भी चीज़ें हम कहेंगे इन्हें अगर पसंद नहीं होगी तो भी इनकी चलनी है। ठीक है, इसलिए उसने अलग देश अलग संविधान सभा की मांग करनी शुरू कर दी थी। यहीं से देशी रियासतें जो थीं वो संविधान सभा से अलग रहीं। ठीक है, और बंटवारे के बाद क्या हुआ? 299 कुल सदस्य। देशी रियासतें जो थी, आप इसको ऐसे कर लेना कि कौन सी अलग रही, तो केवल एक हैदराबाद थी जो संविधान सभा में जिसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, बाकी सभी देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। हालांकि अंतरिम सरकार में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और जब बंटवारा हो गया देश का, पाकिस्तान बन गया, तो फिर संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299।
अब इनकी कार्यप्रणाली के बारे में जान लेते हैं। पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अगर आप लोगों को पता हो कि जब भी कोई लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद जो पहली बैठक होती है उसमें प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? सभी जितने भी सांसद हैं, जितने भी एमपी चुन के आए हैं लोकसभा के लिए, सबको शपथ दिलाना। जब इनको शपथ दिला दी जाती है तो ये सांसद बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली बैठक होती है उसमें स्पीकर चुन लिया जाता है, यही सांसद चुन लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर की बैठक में कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। और अगली बैठक 2 दिन बाद ही हुई, 11 दिसंबर को, और स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद इनका काम खत्म हो गया सच्चिदानंद सिन्हा का। तो 9, 11, 13 तीन बैठकें याद रखना। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। पहले में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, दूसरे में स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक होगी उसमें जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर देंगे। फिर जो अगली बैठक आपको जाननी है वो 22 जनवरी 1947 आ गया। अब यहां पर उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो आगे देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अपना उद्देश्य बताया कि इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित ही आगे चल के प्रस्तावना बनेगी। हालांकि दोनों अलग अलग चीज हैं, उद्देश्य प्रस्ताव अलग चीज है। ये आपका पास कब हो गया? 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना इसी पर आधारित था, लेकिन उसकी भाषा वगैरह चीजें अलग हो गई थी, और प्रस्तावना पर वोटिंग सबसे लास्ट में होती है, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। सारी डेट याद रख लेना। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये सब 1946 में है। इसके बाद सन बदल जाता है 1947, 22 जनवरी। यहां पर उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हो गया। अब जब स्वीकार हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया, तो फिर संविधान निर्माण होने लगा। पूरे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। यहां से क्वेश्चन आता है, याद करना डायरेक्ट। टोटल 11 बैठकें या 11 सत्र। सत्र और बैठकों में अंतर है, तो सत्र याद रखो। जैसे एक बार सेशन होता है ना, आपने देखा संसद का सेशन होता है, ठीक। 3 सेशन होते हैं वर्ष में। मानसून सेशन हो गया आपका, ठीक है, शीतकालीन हो गया, और बजट सत्र हो गया। तो एक सेशन जो होता है उसमें कई बैठकें होती हैं। तो टोटल 11 सेशन हुए। मूल संविधान में कितने? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं, और 22 भाग थे। वर्तमान में अगर देखो तो अब अनुच्छेद बढ़ गए, कई बार संशोधन हुआ, नए अनुच्छेद जोड़े गए, तो अब तो 475 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं इस टाइम पर। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो BN राव थे, इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक की अगर बात करो तो जो आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, इसके जस्ट 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक होती है संविधान सभा की। 3 काम होते हैं इस दिन, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन आता है कि एक तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 2 दिन पहले हुई थी। क्या क्या काम हुए थे? तो 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने प्रारूप पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से 8 महिलाएं थीं, और इसी दिन अंतिम बैठक हुई। 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी को और हुआ था राष्ट्र गीत जो है आपका, उसे अपनाया गया था, राष्ट्रगान को अपनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ये सारे काम हुए थे, ठीक है। तो प्रारूप पर हस्ताक्षर किए, 8 महिलाएं थीं, और इसी दिन अंतिम बैठक हुई। 26 नवंबर 1949, 2 महीने पहले की बात हो रही है। हालांकि संविधान इस टाइम पर बन गया था, जो संविधान लागू हुआ वो हुआ था 1950 में, लेकिन इसके जस्ट 2 महीने पहले आओ तो 26 नवंबर 1949 को संविधान आपका क्या हुआ था? बन चुका था। इसके कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, संविधान को स्वीकार कर लिया गया था इसी दिन। तो संविधान स्वीकार कब हुआ था?
26 नवंबर 1949 को। अब 2 महीने बाद कब लागू हुआ, जब सब कुछ बन चुका था, तो इसका एक रीजन था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर। तो इस 26 जनवरी के दिन का बहुत ज़्यादा महत्व था, इसीलिए सबने मिलकर डिसाइड किया कि संविधान बन गया है, स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन इसे हम पूर्णतः लागू कब करेंगे, 26 जनवरी 1950 को, 2 महीने बाद। हालांकि बन इस तारीख में गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो यही हुआ, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत कर दिया गया था। 16 अनुच्छेद, जिसमें आप देखो अगर तो चुनाव से संबंधित, इसके बाद जो आपकी नागरिकता है उससे संबंधित अनुच्छेद लागू हो गए थे। संविधान सभा, अब संविधान सभा दो काम करती थी। एक, वो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के रूप में भी काम करती थी, दूसरा वो संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। अगर आपको पता हो कि चुनाव कब हुए थे, 5 साल बाद 1951-52 में पहले चुनाव हुए थे, तो उसके पहले तक संसद देश भी तो चलाना था, मंत्रिपरिषद भी तो चल रही थी। तो जब वो संसद की तरह कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन रहते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब संविधान सभा के कार्य देख लेते हैं, क्या क्या कार्य किया। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया संविधान सभा ने। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज बहुत पहले अपना लिया गया था, 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी यानी कि अंतिम बैठक को क्या क्या कार्य हुआ, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपना लिया इन्होंने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। ये 3 काम कर लिए थे इन्होंने अंतिम बैठक में। 1951-52 में आम चुनाव तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी किसने काम किया था, इसी संविधान सभा ने। और जब यह संसद के रूप में कार्य करती थी तो कौन अध्यक्ष होते थे, जीबी मावलंकर। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा ने अपनी बहुत सारी समितियां बना दी थी, हर समिति को अलग अलग काम सौंप दिया था। ठीक है, अब काम सौंपना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि इतना बड़ा संविधान बनना था, प्लस और भी कार्य होने थे, तो सबको अपना अलग अलग काम सौंप दिया। जो संघ के बारे में समिति बनेगी या संघीय संविधान के बारे में काम होगा, वो सारे काम कौन करेंगे, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में जो भी समिति होगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे, सरदार पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों तथा जनजातियों के अधिकारों से संबंधित जो भी समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। हालांकि मौलिक अधिकारों पर एक उप समिति भी बनी थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। अगर आपको पता हो तो 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष ये बन गए थे, जेबी कृपलानी। जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था ना, तो जेबी कृपलानी गांधी जी के साथ आ गए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है, 1917 में। यहाँ पर जेबी कृपलानी इनके साथ थे, गांधी जी के साथ, और इसके बाद इन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा। ठीक, आचार्य थे जेबी कृपलानी, बिहार के थे। इसके बाद अगर आप देखो 1946 में अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन भी आता है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे। ठीक, फिर प्रक्रिया नियम संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, जो भी स्पीकर होता है या जो भी सदन होता है उसका जो हेड होता है, तो संविधान सभा के हेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो जो भी हेड होता है, तो जो प्रक्रिया नियम होते हैं या संचालन समिति होती है उसके हेड अपने आप ही बन जाते हैं। आज भी देखोगे स्पीकर जो होता है प्रक्रिया नियम संचालन समिति का हेड होता है। ठीक है, राज्यों के लिए जो समिति थी कि कौन कौन से राज्य बनने हैं, ठीक है, इनके लिए समिति की बात हुई, तो इसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जो राज्यों का संविधान में राज्यों के जो भी अनुच्छेद डालने थे। हालांकि राज्य शक्ति समिति के कौन थे आपके, सरदार पटेल। फिर आ जाते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि संविधान का जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, कोई भी जो एक्ट आता है, कानून आता है, वो पहले कहलाता है बिल।
तो उस बिल का क्या होता है, एक ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट में पूरी लिखा होता है कि ये धारा है, इसमें क्या प्रावधान है, ये धारा इसमें, और जब ये बिल पास हो जाता है तो इसी ड्राफ्ट को एक्ट बोलने लगते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम था, और इस समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए इनको बोला जाता है कि संविधान का निर्माण किसने किया, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। इसका गठन बहुत लेट हुआ था, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। कुल 7 सदस्य थे इसमें, BR अम्बेडकर सदस्य भी थे और इसके अध्यक्ष भी थे। बाकी के 6 सदस्य कौन थे, तो N गोपाला स्वामी अयंगर साउथ से थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो अयंगर और अय्यर याद कर लो, मुंशी और सादुल्ला याद कर लो। तो डॉक्टर KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टोटल 5 हो गए मिला के। अब बचे 2 लोग, N माधवराव और TT कृष्णामाचारी। ये 2 लोग बाद में चुने गए थे, किसी की जगह आए थे। एक आए थे N माधवराव किसकी जगह, BN मित्र की जगह, और DP खेतान थे, इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनकी जगह आए थे TT कृष्णामाचारी। तो ये सभी 7 सदस्यों के नाम याद रख लेना, इनमें से पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चंस आए हैं। आगे चलते हैं। ये यूपी सब इंस्पेक्टर बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पूर्ण कम से कम 200 नंबर जो हैं आपके, जिसमें मूल विधि आ गई, पॉलिटी आ गई, GS आ गई, हिंदी आ गई, उसमें सारे पूरा कोर्स एक एक टॉपिक पर डिटेल्ड क्लासेज प्लस सारे कोर्स पर टेस्ट एक एक टॉपिक पर ऐसे कंप्लीट हो जाए कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, आपकी रेंज में रहे, आप आसानी से सॉल्व कर पाओ, आप आराम से बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, GS रिवॉल्यूशन आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से ऐप के अंदर ऑल कोर्सेज में जाओगे, स्टोर में जाओगे तो आपको बैच मिल जाएगा, या तो ऊपर ही मिल जाएगा बैच, देख लेना। और जैसे ही बैच मिल जाएगा उस पर क्लिक करोगे, वहीं से आप परचेज करोगे तो बैच ओपन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। बैच जब आप परचेज कर लोगे तो एक रिसिप्ट मिल जाएगी, उस रिसिप्ट को आपको क्या करना है, टेलीग्राम नंबर पर भेजोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। आगे चलते हैं। प्रारूप समिति ने क्या किया, पहला जो प्रारूप था वो 1948 फरवरी 1948 में प्रारूप तैयार कर लिया और वो प्रकाशित हुआ। दूसरा प्रारूप कब प्रकाशित हुआ, अक्टूबर 1948 में। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, जब ज़्यादा डीपली जाएंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो संविधान का पहला प्रारूप है वो कब प्रकाशित हुआ, फरवरी 1948 में, और जो दूसरा है वो कब प्रकाशित हुआ, अक्टूबर 1948 में। 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश कर दिया गया। ठीक है, और संविधान को पहली बार पढ़ा गया। कब पढ़ा गया, 4 नवंबर 1948 को। लास्ट में क्या होंगे, डॉक्टर अंबेडकर अंत में क्या बोलेंगे, एक प्रस्ताव रखेंगे। प्रस्ताव का नाम क्या था, दी कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। और इस प्रस्ताव को पेश करेंगे और प्रस्ताव क्या पास कर दिया जाएगा, और इसका मतलब होगा संविधान स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, तदर्थ संसद, अस्थायी तथा परिवर्तनशील नियम, ये सभी प्रावधान क्या है, लागू हो गए थे। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे, 11 सत्र। LN मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। ठीक है, तो मुख्य जो प्रारूपकार थे वो कौन थे, LN मुखर्जी। संविधान सभा के सचिव कौन थे, HBR अयंगर। हालांकि लास्ट पेज में और मैंने डिटेल में एक ही जगह सारी चीजें दे दी हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, लास्ट मैंने 2-3 पेपर देखे, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाथ से लिखा था इन्होंने पूरा संविधान, हस्तलिखित। जो ओरिजिनल संविधान है वो हस्तलिखित है, और वो किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसको कैलीग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, और संविधान का अगर आप देखोगे हाथ से लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ में कई पेजों पर चित्र बने हुए हैं। जो चित्र प्रभावित कहाँ से है, अजंता और एलोरा की चित्रकला शैली से। ये चित्र किसने बनाए हैं, तो अगर आप लोगों को पता हो, ये चित्र बनाए हैं नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस शिक्षक थे, कहाँ पर, शांति निकेतन में। शांति निकेतन को विश्व धरोहर में अभी शामिल किया गया है। तो शांति निकेतन के छात्र थे इनके कुछ, उन छात्रों ने भी ये चित्र बनाए हैं, और नंदलाल बोस हेड थे। ठीक है,
तो नंदलाल बोस प्लस शांति निकेतन के छात्र, इन्होंने मिलकर संविधान के चित्र बनाए हैं और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा है संविधान, सुलेखक थे। अब थोड़े से फैक्ट और जान लेते हैं। अगर नंदलाल बोस के बारे में थोड़ा और बात करो तो 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी पर भी आया था, इस बार पैट में क्वेश्चन आया था। स्वदेशी जो आंदोलन था आपका, वो क्यों स्वदेशी बोला जाता है? क्योंकि स्वदेशी उद्योगों को, स्वदेशी वस्तुओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी। इसी टाइम पर स्वदेशी संस्थाएं भी स्थापित की जा रही थी और इसी टाइम पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनके भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ये चित्रकला में बहुत ज़्यादा आगे थे, बहुत बड़े चित्रकार थे। इन्होंने ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी और इसी के अंतर्गत एक प्रकार से जैसे छात्रवृत्ति होती है ना, वो दी जाती थी उच्च शिक्षा के लिए आर्ट के क्षेत्र में। और ये छात्रवृत्ति किसे मिलती? नंदलाल बोस को। तो नंदलाल बोस यहाँ पर युवा थे, 16-17 साल के, छात्रवृत्ति मिली, पढ़ाई की आगे की और अच्छे आर्ट में आ गए और यही युवा काम में आए। 1947 से लेके जो संविधान बन रहा था, 4 साल तक लग गए थे इनको चित्र बनाने में और सारे चित्र जो इन्हीं की देखरेख में बनाए थे इनके छात्रों ने, इन्होंने मिलके। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड दे दिया आपको। अब आ जाते हैं संविधान का जो मूल संविधान है, उसमें ये बता ही दिया है 22 भाग थे, अनुच्छेद कितने 395 थे और अनुसूचियां 8 थी मूल संविधान में। अगर इसकी मूल प्रति की बात करो, जो मूल प्रति है जो हस्तलिखित थी, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी, तो वो जो संविधान का संसद भवन है ना, संसद भवन की एक लाइब्रेरी है, वहां पर संरक्षित है, ऐसे संरक्षित है हीलियम वगैरह सब लगा के कांच के अंदर, जिससे कि इसको कोई नुकसान ना हो। तो ये भी पूछा जाता है कि इसकी मूल प्रति कहाँ रखी हुई है, तो संसद भवन की लाइब्रेरी में। अब अंतरिम सरकार के बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। गठन कब हुआ था अंतरिम सरकार का? 2 सितंबर 1946 को। इसकी घोषणा कब हुई थी कि अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है? 24 अगस्त 1946 को, मतलब घोषणा हुई और 2 सितंबर को फाइनली गठन हो गया। शिक्षा मंत्री इसमें कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो उप सभापति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और पदेन अध्यक्ष कौन थे? वायसराय। इस टाइम पर अगर वायसराय की बात करो तो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे। संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं। संविधान सभा के टोटल 3 उपाध्यक्षों के बारे में जानकारी मिलती है। एक मनोनीत थे, अंग्रेज थे, फ्रैंक एंथोनी। बाकी 2 थे जो इनका चुनाव हुआ था। पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और दूसरे थे वीटी कृष्णमाचारी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सचिव कौन थे? HBR अयंगर। मुख्य प्रारूपकार कौन थे संविधान के? LN मुखर्जी। प्रमुख सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान में चित्र किसने बनाए? शांति निकेतन के छात्र और नंदलाल बोस। संवैधानिक सलाहकार, जो संविधान सभा है उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 11 तारीख को ए बने थे और 9 दिसंबर को ए बने थे। ठीक है। संविधान सभा जब संसद की तरह कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? GV मावलंकर। संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई? संसद की लाइब्रेरी में रखी गई। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपका क्या आ जाएगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना की एक एक शब्द का अर्थ क्या है, उस पर कौन कौन से वाद हुए न्यायालय में, किसने क्या बोला है, वो सारी चीजें। प्लस आ जाएगा आपका अनुच्छेद 1 से लेके 11 तक, यानी भाग 1 आ जाएगा और भाग 2 भी नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा और प्रस्तावना आ जाएगा। ये सारी चीजें आपकी अगली क्लास में आ जाएंगी। पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करो, एक एक चीज समझ लो। और अगर क्लासेज हेल्पफुल लग रही हैं तो जो भी व्यक्ति UPSC की तैयारी करना चाह रहा है, आपके टच में है, उस तक ये चीज़ें ज़रूर भेजो, उसको बताओ यहाँ चैनल के बारे में, अपना एक्सपीरियंस बताओ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।